इसके बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान पर सबसे पहले हमला किया गया, और तब जब वो जनता के द्वारा चुने भी नहीं गए थे। आपको बता दें 1951 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान में पहला संशोधन किया गया, यानी कहा जाए ना तो संविधान पर पहला कुठाराघात पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था हमारे देश में। अब आप खुद सोचिए, क्या ये संविधान निर्माताओं का अपमान नहीं था? इतना ही नहीं गाइस, जो आज कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, उन लोगों को ये सुनना चाहिए। आपको बता दें उस समय जवाहरलाल नेहरू ने सभी मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखा, और वो लिखते हैं कि अगर संविधान हमारे रास्ते में आता है तो हमें संविधान को ही परिवर्तन कर देना चाहिए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, और आज उन्हीं की वंशज संविधान को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। अब भाई संविधान कांग्रेस के लिए तो बाप की जागीर हो गया था। आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 6 दशक में कांग्रेस द्वारा 75 बार संविधान को बदला गया है, 75 बार। और आज यही लोग देश में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब आप खुद सोचिए, संविधान पर कितना बड़ा हमला किया गया इंदिरा गांधी द्वारा कि हमारे संविधान की जो न्यायपालिका है उनसे ही पावर छीन लिया गया। 1947 में देश आज़ाद होता है। देश आज़ाद होने के बाद देश में ये मांग होती है कि अब देश को चलाएगा कौन, इसलिए अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाता है। आपको बता दें इसमें सबसे ज़्यादा वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलता है। लोग का कहना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पीएम बनेंगे, बट उस समय एक आदमी की बहुत चलती थी, और वो हमारे गांधी जी थे, और गांधी जी के प्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए गांधी जी के पैरवी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1947 से 1952 तक हमारे देश में एक सिलेक्टेड पीएम था, इलेक्टेड नहीं, यानी कि देश की जनता ने उन्हें नहीं चुना था। इसके बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान पर सबसे पहले हमला किया गया, और तब जब वो जनता के द्वारा चुने भी नहीं गए थे। आपको बता दें 1951 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान में पहला संशोधन किया गया, यानी कहा जाए ना तो संविधान पर पहला कुठाराघात पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था हमारे देश में। संविधान का आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति की आजादी, सभा की स्वतंत्रता आदि की गारंटी देता है, उसको ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चेंज कर दिया। असल में इस संशोधन के द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने ये डिसाइड किया कि अब राज्य की सरकार ये डिसाइड करेगी कि लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी मिलेगी, लोगों को सभा का आयोजन करने की आज़ादी कितनी मिलेगी। यानी सरल भाषा में कहे ना तो राज्य सरकार को ये पावर दे दिया गया कि वो प्रेस या असहमति को नियंत्रण कर सकता है, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को लगभग खत्म करने का प्रयास हमारे जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अब आप खुद सोचिए, क्या ये संविधान निर्माताओं का अपमान नहीं था? क्या वो लोग नहीं सोचे होंगे अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में? सोचे होंगे, पर उस समय जवाहरलाल नेहरू का नहीं चला, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो अपना चलाने के लिए अपने मन से फर्स्ट अमेंडमेंट किया, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी को ही हमारी जनता के लिए खत्म कर दिया गया। इतना ही नहीं गाइस, जो आज कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, उन लोगों को ये सुनना चाहिए। आपको बता दें उस समय जवाहरलाल नेहरू ने सभी मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखा, और वो लिखते हैं कि अगर संविधान हमारे रास्ते में आता है तो हमें संविधान को ही परिवर्तन कर देना चाहिए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, और आज उन्हीं की वंशज संविधान को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। आपको बता दें 1951 में जो ये अमेंडमेंट हुआ था ना, इससे कोई नहीं खुश था। बड़े बड़े महापुरुष, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले स्पीकर डॉक्टर जीवी मावलंकर, जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष इस फैसले से नाखुश थे। इन महापुरुषों का मानना था कि संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता था और समाज के लिए सकारात्मक सुधारों का विरोध करता था। अब भाई संविधान कांग्रेस के लिए तो बाप की जागीर हो गया था। आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 6 दशक में कांग्रेस द्वारा 75 बार संविधान को बदला गया है, 75 बार। और आज यही लोग देश में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब जो बीज नेहरू गांधी ने संविधान को बदलने का किया था, उसको खाद पानी देने का काम हमारी इंदिरा गांधी ने किया। 1971 में इंदिरा गांधी ने संविधान में 24 अमेंडमेंट यानी
24वां संशोधन किया। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य संसद की शक्ति को बढ़ाना था। इस संशोधन के तहत सरकार संसद की सहायता से संविधान में कोई भी चीज, आर्टिकल या अंक को बदल सकती है, चाहे वो संविधान की मूलभूत यानी बेसिक स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो, जैसे स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र का अधिकार को भी अगर कांग्रेस चाहे तो संसद में बदल सकती है। और इन सभी चीजों का विरोध हमारी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती है संविधान में 24 अमेंडमेंट होने के बाद। अब आप खुद सोचिए संविधान पर कितना बड़ा हमला किया गया इंदिरा गांधी द्वारा कि हमारे संविधान की जो न्यायपालिका है उनसे ही पावर छीन लिया गया। यानी देश में कुछ भी हो, कोई भी कानून बने, कोई भी विधि पास हो, कोई भी बिल पास हो, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सारा अधिकार संसद को दे दिया गया। और सुनिए, इंदिरा गांधी यही नहीं रुकती हैं। देखिए 1971 में इंदिरा गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं हरियाणा के रोहतक से और वो वहां पर राजनारायण को हराकर एमपी बनती हैं। इसके बाद ही वो प्रधानमंत्री बनती हैं। लेकिन इसी दौरान विपक्षी उम्मीदवार राजनारायण ने इंदिरा गांधी के चुनाव परिणाम को चुनौती दे दी और आरोप लगाया कि ये चुनाव असंवैधानिक है क्योंकि चुनावों के नियमों का उल्लंघन किया गया है। विशेष रूप से चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना और भ्रष्ट तरीकों से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था इंदिरा गांधी के ऊपर। राजनारायण के इस आरोप को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार किया। कोर्ट ने ये माना कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का चुनावी कामों में इस्तेमाल किया जो कि भारतीय चुनाव कानून का उल्लंघन है। इसलिए कोर्ट ने इस चुनाव को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया और उन्हें अगले 6 सालों तक चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। अब होना क्या था, इंदिरा गांधी पूरा हाइपर हो गई, पूरा क्रोधित हो गई और वो अपनी सत्ता की लालच में अपनी कुर्सी के मुंह में 1975 में इमरजेंसी लगा देती है। इमरजेंसी के दौरान विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और आलोचकों को जेल में डलवा दिया गया था। भाई तब संविधान खतरे में नहीं था, लेकिन आज संविधान खतरे में है। इंदिरा गांधी यहीं पर नहीं रुकती है, अभी इंदिरा गांधी संविधान को और भी मारती है। आपको बता दे, फिर इंदिरा गांधी ने 39वां अमेंडमेंट किया संविधान में। 39वें अमेंडमेंट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के चुनाव पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यानी किसी भी तरह से अगर प्रधानमंत्री के चुनाव या राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भ्रष्ट होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना पक्ष, अपना फैसला नहीं दे सकती है। ये था 39वां अमेंडमेंट। सरल भाषा में कहा जाए तो प्रधानमंत्री कैसे भी चुनाव जीते, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। और ये सब सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बदलने के लिए हुआ था। अब आप खुद सोचिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए संविधान में बदलाव पे बदलाव किया जा रहा है, कब हमारा संविधान खतरे में नहीं था। जानकर हैरान होंगे कि जिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस HR खन्ना ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया था, उसको इंदिरा गांधी ने मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का बनने तक नहीं दिया था, क्योंकि सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश वही थे। इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का अगला मुख्य न्यायाधीश उनको बनना था, पर हमारी इंदिरा गांधी ने उनको ये बनने नहीं दिया। ये परंपरा यहाँ नहीं रुकती है, ये परंपरा आगे भी चलती है। जिसको नेहरू जी ने शुरू किया था और इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया, अब ये परंपरा अभी और आगे बढ़ती है। अब अगले प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उन्होंने भी संविधान पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया। असल में उस समय 1985 में एक शाहबानो केस आता है, जिसमें शाहबानो अपने पति अहमद खान से तलाक लेकर अलग हो चुकी थी और बुढ़ापे में वो अपना जीवन व्यापन नहीं कर पा रही थी। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल खारिज किया कि हमें वृद्धा अवस्था में जीवन व्यापन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमारे पति द्वारा हमें एक मेंटेनेंस दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की सुनवाई करते हुए कहा कि हाँ, शाहबानो की स्थिति काफी खराब है, इसलिए उनकी वृद्धा अवस्था को जीवन व्यापन करने के लिए पति अहमद खान को एक मेंटेनेंस देना होगा। अब होना क्या था, इसमें देश में घमासान हो गया। देश में सुप्रीम कोर्ट वर्सेस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का युद्ध छिड़ गया। असल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार तलाक के बाद मेंटेनेंस देना इस्लाम के विरुद्ध था। अब हम शुरू से ही जानते हैं कि कांग्रेस शुरू से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। तो होना क्या था, राजीव गांधी पीछे कैसे हट सकते थे। राजीव गांधी ने 1986 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक एक्ट ला दिया।
जिसके तहत मुस्लिम का डाइवोर्स से जुड़ी सारी मामलाएं उनके पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से ही चलेगा। यानी यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो उसने कहा था कि शाहबानो को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, उसको भी राजीव गांधी ने रद्द कर दिया और अब शाहबानो का वो केस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से चलेगा, यानी उनको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मुसलमान खुश, राजीव गांधी खुश क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक बन गया उनका, लेकिन शाहबानो का क्या, हमारे संविधान का क्या जो ये अधिकार देता है कि कोई भी धर्म जाति का लोग हो उनको सम्मान अधिकार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर संविधान को बदलकर इसमें भी बदलाव किया गया। बता दें आपको, ये यहीं तक नहीं रुकता है, आने वाले समय के अगले प्रधानमंत्री भी संविधान में बदलाव करते जा रहे थे अपने सत्ता के मत में। डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये बयान ही सुन लीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे ये स्वीकार करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है, सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि संविधान पर सबसे बड़ा कुठाराघात किया जाता है। संविधान बताता है कि देश में जनता द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री ही होते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने पहली बार संविधान के विरुद्ध एक ऐसा पद बनाया जो प्रधानमंत्री से भी ऊपर है, और वो पद नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का पद था, जिसको सोनिया गांधी द्वारा बनाया गया था और उसके अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सारे पावर को कंट्रोल करने के लिए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया था, जिसकी मेन सोनिया गांधी थी। अब खुद सोचिए, सोनिया गांधी ने कोई शपथ भी नहीं लिया था, फिर भी इंडिया की सबसे सर्वोच्च पावर वाली उस समय सोनिया गांधी ही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री होने के बावजूद, जिसे देश की जनता ने चुना था। तो क्या ये संविधान पर कुठाराघात नहीं है? भी और सुनिए, अब आप खुद सोचिए, देश की जनता सरकार चुनती है, एमपी एमएलए चुनती है और संसद में भेजती है, और उन्हीं एमपी एमएलए के द्वारा संसद में कैबिनेट बनता है और कैबिनेट द्वारा कोई भी बिल पास किया जाता है, यानी वो जनता का ही मत होता है उस बिल में। और इसी कैबिनेट ने 2013 में कांग्रेस की ही मनमोहन सरकार ने एक एक्ट पास किया था, जिसका नाम भूमि अधिग्रहण विधेयक था, जिसके तहत किसानों और भूमि मालिकों को उचित मुआवजा देना था जब भूमि सरकार द्वारा अधिकृत की जाती थी। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना था और ये सुनिश्चित करना था कि किसानों और भूमि मालिकों को एक उचित मुआवजा मिल सके। आपको बता दें, राहुल गांधी ने इस एक्ट का विरोध किया और भरे संसद में पत्रकारों के बीच में इस एक्ट को फाड़ दिया। और आप जानकर ये हैरान होंगे कि कैबिनेट द्वारा पास वो एक्ट सिर्फ राहुल गांधी के फाड़ने की वजह से बदल दिया गया था। सोचिए, हर एक कैबिनेट ने सहमति से एक बिल पास किया और एक व्यक्ति जिसने असहमति से उसको फाड़ दिया तो उस बिल को ही चेंज कर दिया, उस एक्ट को ही चेंज कर दिया गया। तो क्या उस समय संविधान खतरे में नहीं था? नहीं, अभी एक और घटना सुनिए। आर्टिकल 35A बिना संसद में लाए ही पास कर दिया गया था। अब खुद सोचिए, असल में आर्टिकल 35A के अनुसार जम्मू कश्मीर में एक विशेष अधिकार दिया गया, जैसे कि आप जानते हैं उसी को मोदी सरकार ने 370 में हटाया था। इसी आर्टिकल 35A के चलते जम्मू कश्मीर की स्थिति इतनी खराब थी पिछले समय में। अब उस समय की सरकार चाहती तो इस आर्टिकल को आराम से संसद में पेश करके ला सकती थी, पर इन्होंने बिना संसद में लाए चोरी छुपे इस आर्टिकल 35A को जम्मू कश्मीर पर थोप दिया था, क्योंकि इनके मन में चोरी था, इनके नियत में खोट था, ये संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। और आज इनकी ही पीढ़ी, इनके ही वंशज बात करते हैं कि संविधान खतरे में है, मोदी जी संविधान को बदलना चाहते हैं। जिसने 6 दशकों में 75 बार संविधान चेंज किया, वो संविधान की बातें करते हैं, दिन भर संविधान का अपने जेब में लेकर घूमते हैं। बाकी आपका इस बारे में अपना क्या विचार है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कीजिएगा।